हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपके सामने साइंस के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चन का सेट नंबर 8वां है। साथ ही आज मैंने ग्रुप डी 2019 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी इंक्लूड किया है। साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे डेली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं रेलवे में जॉब भी करता हूँ और जॉब करने के बाद आकर आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ और मोबाइल से ही शूट करता हूँ। और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं और ओरिजिनल फैक्ट के साथ लाऊं, उसमें किसी भी प्रकार से मिस्टेक ना हो। अगर किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक होती भी है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देता हूँ। इस प्रकार अगर आपके कोई साथीगण या फिर मित्र या फिर भाई बहन जो भी ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको आप मेरे क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अगर रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली क्लास में पूछे गए सवाल का जवाब दे देता हूं। तो पिछली क्लास में यह सवाल मैंने पूछा था आपसे कि निष्क्रिय गैस की खोज किसने और कब की थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, निष्क्रिय गैस की खोज विलियम्स रैमजे ने की थी। और कब की थी? तो सन 1900 में की थी। सबसे अंतिम में उन्होंने सन 1900 में निष्क्रिय गैस रेडान की खोज की थी। और निष्क्रिय गैस जो होती है उन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है, इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अब आइए चलते हैं आज के प्रश्न क्रमांक 1 में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्थात कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है आपका टेस्ला। साथ ही आप देख सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर से भी इसे व्यक्त किया जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन ने आपको ये एम्पियर प्रति मीटर भी लिखा जा सकता है और न्यूटन प्रति मीटर भी हो सकता है। तो आपको इन तीनों को याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मात्रक जो होता है एसआई मात्रक टेस्ला होता है। जबकि इसका एक अन्य मात्रक और होता है जो कि वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है, और वहाँ ऑप्शन में क्या था? वेबर प्रति मीटर था, जो कि एकदम इनकरेक्ट ऑप्शन था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा टेस्ला होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? ऑप्शन ए अल्फा सेटारी ए, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमा सेटारी, ऑप्शन सी सीरियस ए, ऑप्शन डी सीरियस बी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्थात कि प्रॉक्सिमा सेटारी। जो प्रॉक्सिमा सेटारी है वो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। अब आपको समझना होगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक साल में प्रकाश के द्वारा जो चली गई दूरी है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अर्थात कि अगर प्रकाश 4.24 साल तक गति करता है तब आप इस तारे तक पहुंच सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं। यह एक लाल बौना तारा होता है, इसे रेड डॉर्फ स्टार भी कहा जाता है। अल्फा सेटारी ए जो कि ऑप्शन में था वो हमारी पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष दूरी है। यह हमारे सूर्य जैसा दिखने वाला तारा है। और सीरियस ए जो कि ऑप्शन में था, रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा जो है वो सीरियस ए है। और सीरियस भी एक सफ़ेद बौना डॉर्फ है, जो कि वाइट डॉर्फ भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेटारी वो हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन बल, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी जड़त्व, ऑप्शन नंबर डी उत्प्लावन बल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जब कोई वस्तु किसी द्रव या फिर तरल में डुबोई जाती है तो उस पर द्रव के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक ऊर्ध्व बल
काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं उत्प्लावन बल कहते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है, जो कि एक हाई रेटेड क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है, आपको याद रखना है ये किससे संबंधित, उत्प्लावन बल से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 4, इनमें से कौन सा चालकता का मात्रक नहीं है? सीमेंस प्रति मीटर, मोहो प्रति मीटर, ओम मीटर और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जब आप चालकता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चालकता के कितने मात्रक होते हैं, या फिर ये सभी जो हैं अन्य मात्रक जो हैं वो मुख्यतः जो इसका एसआई मात्रक होता है वो सीमेंस प्रति मीटर होता है, लेकिन इसके अन्य मात्रक भी हैं जो कि मोहो प्रति मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ओम मीटर। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी कहा जाता है और सीमेंस मीटर भी कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी साइकोलॉजी, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है उसके अध्ययन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, जिसे कि आप कह सकते हैं कॉस्मोलॉजी। जो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है, अर्थात कि पूरे ब्रह्मांड की अगर आप बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का अगर आप अध्ययन करेंगे तो वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ही आएगा। तो और देख लेते हैं खगोल विज्ञान। तारों, ग्रहों और आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन होता है वो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत होता है। अगर हम बात करते हैं कि आकाशीय पिंडों के भौतिक नियमों का अध्ययन करना है आपको, तो एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत होता है, और कॉस्मोलॉजी मैंने आपको बता ही दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6वां, मोबाइल चार्जर में एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कौन करता है? तो मोबाइल चार्जर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ लगी होती है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर देती है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी इन्वर्टर और ऑप्शन नंबर डी रेडिएटर। इनका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी अर्थात कि आपने देखा था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है वो मोबाइल चार्जर के अंदर लगा हुआ होता है और वो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो फ्लैक्चुएट होता है, अर्थात कि उसमें वोल्टेज की अधिकता और कमी और अधिकता होती है, जिस कारण से मोबाइल ख़राब होने की आशंका रहती है। लेकिन जो डीसी करंट होता है वो लगातार सेम वोल्टेज पर काम करता है, उसमें वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, जिस कारण से चार्जर और मोबाइल के ख़राब होने की संभावना कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है कास्ट आयरन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी ने आपने क्या देखा था? टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो क्या होता है, वो इतना उसका उच्च गलनांक होता है, इतना उच्च गलनांक होता है कि वह जल्दी गलता ही नहीं है। 3422 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होने पर भी वह नहीं पिघलता। सोच लीजिए इतना उसका गलनांक होता है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, इसीलिए मैंने इस फैक्ट को ऐड किया है कि आपको ये याद हो जाए कि टंगस्टन जो होता है उसका गलनांक कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। यह आपको याद रखना ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार से गति करती है? इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि पृथ्वी जो होती है वो 2 प्रकार से गति करती है। एक तो अपने अक्ष के समक्ष गति करती है और दूसरी अपने कक्ष के समक्ष गति करती है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार करती है, वह उसकी कौन सी गति कहलाती है? वह उसकी कक्षीय गति कहलाती है। और जब पृथ्वी जो होती है अपने ही चारों तरफ गोल 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 घूमती रहती है, तो वह क्या कहलाती है? वह घूर्णन गति कहलाती है और वह अपने अक्ष के समक्ष उसकी गति कहलाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये अक्ष ना होकर साथियों आपका कक्ष है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये कक्ष है। तो आपसे ये पूछा गया है प्रश्न में, पृथ्वी अपने कक्ष के समक्ष किस प्रकार से गति करती है?
ऑप्शन उसी के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है परवलयाकार पथ, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वृत्ताकार पथ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया दीर्घ वृत्ताकार पथ और ऑप्शन नंबर डी दिया गया गोलाकार पथ। तो आप ये जान लीजिए कि जो पृथ्वी होती है अपने कक्ष के समक्ष किस प्रकार से गति करती है, तो वह गति करती है दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करती है। और अगर आप बात करेंगे अक्ष के समक्ष किस प्रकार से गति करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष के समक्ष घूर्णन गति करती है, अर्थात कि गोल गोल घूमती रहती है। तो गोल गोल घूमने के कारण क्या होता है, दिन और रात जो पृथ्वी में होते हैं वह उसके घूर्णन गति के कारण ही होती है, अपने अक्ष के समक्ष गति के कारण होती है। वहीं आपसे अगर बात की जाए कि हमारे जो पृथ्वी में मौसमी परिवर्तन जो होते हैं, जो मौसम होता है सर्दी गर्मी और बरसात में जो मौसम परिवर्तित होता है वो किस कारण से होता है, तो वह पृथ्वी के द्वारा अपने कक्ष के समक्ष गति के कारण होता है। आइए हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी धुरी पर घूर्णन पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, जिससे दिन और रात होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। यह दीर्घ वृत्ताकार गति जो होती है किसने दिया था, तो यह भी पूछा जाता है किसने दिया था, तो केपलर के द्वारा इस नियम को दिया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, जबकि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है जो आपको हमेशा याद रखना है Na2CO3। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सोडियम के 2 अणु है, कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर धावन सोडा के रासायनिक सूत्र जो कि सोडियम कार्बोनेट है उसका निर्माण कर रहे हैं। इसे प्राय वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, अर्थात धोने वाला जो सोडा होता है वो हमारा यही होता है, वॉशिंग सोडा यही कहलाता है। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने वाले परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम आवर्त सारणी में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, क्या परमाणु त्रिज्या घटती है, क्या परमाणु त्रिज्या एक समान रहती है, क्या इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। ऑप्शन के साथ साथ आप उत्तर देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। इसमें क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या बढ़ने से नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, नाभिक का आकर्षण अधिक चार्ज हो जाता है, नई परत नहीं जुड़ती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसी परत में जुड़ते हैं। अर्थात कि जो परत होती है, जो आपकी सेल होती है, उस सेल में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ना कि उसमें अगली सेल जुड़ती है। जिस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने के कारण उसका नाभिक से जो आकर्षण होता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास खिंच जाते हैं। इसी कारण आवर्त सारणी में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। यह क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप टेक्स्ट बुक की जो सीरीज है उसमें देखेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। और हमारे जो 2019 के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है उसमें भी कई शिफ्टों में यह क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो इस प्रश्न को आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना है और इसमें इस प्रश्न को याद ही कर लेना है, किसी भी हाल में इस प्रश्न को भूलना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे भारी सबसे घना तत्व कौन सा है? हमारी आवर्त सारणी जो होती है उसमें, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी प्रकृति में सबसे भारी तत्व कौन सा है या फिर सबसे घना तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी प्लेटिनियम और ऑप्शन नंबर डी ओस्मियम। उत्तर देख लेते हैं। हालांकि मुझे उत्तर पता है लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। ओस्मियम जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट आंसर है। ऑस्मियम जो होता है हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे घना तत्व कहलाता है, जिसका घनत्व डेंसिटी बहुत अधिक है, 22.59 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। प्रति सेंटीमीटर में 22.59 ग्राम पाया जाता है। एकदम राइट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लैंथेनाइड तत्वों का परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक होता है? लैंथेनाइड तत्वों का परमाणु क्रमांक पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 50 से 70, ऑप्शन बी 51 से 71, ऑप्शन सी 57 से 71, ऑप्शन डी 56 से 71।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात कि जो 57 से लेकर 71 तक परमाणु क्रमांक के तत्व होते हैं वो सभी लेंथेनाइड समूह के तत्व माने जाते हैं। ये देख सकते हैं आप 57 से 71 तक। और कई बार आपसे क्या पूछा जाता है कि जो लेंथेनाइड तत्व समूह का पहला तत्व है वो कौन सा है, तो वो है आपका लेंथेनम। लेंथेनम अर्थात कि परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 57 है। और अंतिम अगर पूछा जाए कि अंतिम तत्व कौन सा है तो 71वां है ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम करके एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 71 है। तो ये दोनों तत्व को आपको याद कर लेना है, 57 और 71। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी हेनरी बैकुरल, ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश और ऑप्शन नंबर डी पियरे क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, अर्थात कि हेनरी बैकुरल जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। आप देख सकते हैं 1896 के आसपास इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। बाद में जो मैरी क्यूरी थी, मैडम क्यूरी जो थी, और पियरे क्यूरी दोनों मिलकर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। और पोलोनियम और रेडियम जैसे जो रेडियोधर्मी तत्व उनकी खोज भी किन्होंने की है, तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ जो थे साइंटिस्ट थे। विज्ञान दिवस किस भारतीय के नाम से मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रामानुजन, ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी सीवी रमन और ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रवाह की खोज की थी, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। जब भी कोई खिलाड़ी जो होता है गेंद को पकड़ता है तो गेंद को पकड़ते समय जो होता है वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। जो गेंद की वेग है वो घटे और गेंद रुके, क्या होता है कि गेंद जो होती है फुल स्पीड में आती है हमारी तरफ, और जब फुल स्पीड में आती है और हम उसको आगे की तरफ धकेलेंगे तो गेंद हमारे हाथ से छटक कर बाहर जा सकती है। इस कारण से जब भी हम गेंद को पकड़ते हैं तो पकड़ के अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, और पीछे की ओर खींचने से क्या होता है, गेंद जो होती है रुक जाती है और हमें इतना समय मिल जाता है कि उसका वेग भी घट जाता है और हमें पर्याप्त समय भी मिल जाता है। इस कारण से जो होता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम इस पर कार्य करता है। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर डी फंगस। तो मलेरिया जो होता है हमारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया के लिए एक मच्छर होता है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, उसके काटने से क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है, और वो मच्छर ही प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक परजीवी जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, वो इंसानों में मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण से काटने से फैलती है, और ये रहा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का चित्र। इस प्रकार से उसका आकार होता है। पहली बार एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉर्ज बुश या फिर आपका विलियम शेक्सपियर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहली बार जो एंटीबायोटिक की खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक के पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। उन्होंने एक प्रयोगशाला में प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया के आसपास उन्होंने एक फंगस को देखा जो कि पेनिसिलिन नामक का फंगस था। उसके कारण जहाँ जहाँ वो मौजूद था वहाँ के बैक्टीरिया नष्ट हो जा रहे थे। इस कारण से उन्हें यह पता चला कि यह एक एंटीबायोटिक है। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एंटीबायोटिक दवा की खोज उन्होंने की थी 1928 में की थी। पेनिसिलिन नामक का जो एक फफूंद था वो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता था। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किस कारण से होता है? जेंथोफिल, कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, क्लोरोफिल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों के हरे रंग का कारण होता है। आप देखेंगे पत्तियों में मौजूद जो होता है क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। साथ में क्लोरोफिल मुख्य रूप से नीले और लाल रंग की रोशनी को अवशोषित करता है, लेकिन जो हरे रंग की रोशनी होती है उसे परावर्तित कर देता है। इसी कारण से जो होता है हमारे
आसपास जो भी पेड़ पौधे पत्ते होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो हमें हरे कलर की दिखाई देती हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है उसे अवशोषित ना करके उसे परावर्तित कर देता है, बाकी जो नीले और लाल रंग होता है उसको अवशोषित कर लेता है। यही इसका मुख्य कारण है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा पौधा का वृद्धि हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक, ऑक्सिन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये एक वृद्धिरोधक हार्मोन होता है। आइए देख लेते हैं। पौधों के जो ग्रोथ इनहिबिटर वृद्धिरोधक हार्मोन है वो है एब्सिसिक अम्ल, जिसे ए भी कहा जाता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं, जबकि एब्सिसिक अम्ल जो होता है वृद्धि को रोकता है। आप देख रहे हैं जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। उसके साथ ही आप देखेंगे एब्सिसिक और एथिलीन जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। एथिलीन हार्मोन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आम जब भी अपने तने से टूटकर गिरता है, आम जब भी अपनी डाल या फिर तने से टूटकर गिरता है तो उसके गिरने के लिए जो हार्मोन होता है कौन जिम्मेदार होता है? एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन क्या होता है, जब ये एक्टिव होता है तो आम के जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन की आवश्यकता होती है, और जब ये एथिलीन हार्मोन उसमें मौजूद हो जाता है तो आम को पकाकर नीचे गिरा देता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। वायुमंडल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वह होता है आपका बहिर्मंडल। आइए देख लेते हैं। बहिर्मंडल जो होता है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी परत होता है, जहां से वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये एक्सोस्फीयर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद आपको थर्मोस्फीयर दिख रहा होगा, उसके पहले आपको दिख रहा होगा मेसोस्फीयर, उसके पहले आपको दिख रहा होगा स्ट्रेटोस्फीयर, और उसके पहले आपको ट्रोपोस्फीयर दिख रहा होगा। मुख्यतः आपका जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसी में बादल होते हैं, बारिश होती है। आप यहीं पर हेलीकॉप्टर अर्थात कि एरोप्लेन जो होता है हमारा यहीं पर उड़ान भरता है। सभी जो अधिकतर एक्टिविटी होती है थर्मोस्फीयर में होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है हमारी ओजोन परत। थर्मोस्फीयर में क्या होता है अर्थात कि आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में जो हमारे द्वारा जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो आप देख रहे होंगे आयन मंडल में होते हैं, थर्मोस्फीयर में होते हैं। और एक्सोस्फीयर में क्या हमारे जो वायुमंडल से बाहर जब कोई चला जाती है तो जैसे रॉकेट हो गए, ये सब चीज़ें हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं तो वो हो जाते हैं आपके एक्सोस्फीयर में चले जाते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करने वाले ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी और मंगल, बुध और शुक्र, मंगल और शनि, शुक्र और अरुण। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे सौरमंडल में केवल 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, वो हैं आपके शुक्र और अरुण। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने वाली जो हमारी पृथ्वी है, इसी कारण से हमको ऐसा प्रतीत होता है सूर्य जो है हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, जबकि हमारी गति क्या है? हमारी गति है पश्चिम से पूर्व। अगर हमारी गति पूर्व से पश्चिम होती तो वहीं हमको लगता कि सूर्य पश्चिम से उदय हो रहा है और पूर्व में अस्त हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी अर्थात कि शुक्र और यूरेनस जो हैं उन सभी को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं पूर्व की ओर गति करते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। यहाँ आप सभी ग्रहों को देख सकते हैं और उनकी जो कक्षाएं हैं आप देख सकते हैं, ये सभी ग्रहों की कक्षाएं हैं और हमारे केंद्र में जो है सूर्य है, और उस सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कोश की जीव कौन सा है? मेढक, मछली, कछुआ और अमीबा। आपको पता है जो मेढक है उसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं, उसमें कई सारे अंग होते हैं, वो विकसित हो चुका होता है। मछली में भी कई सारे अंग होते हैं, विकसित जीव है, आप देखते हैं उसके आँख, नाक, कान, पैर सब कुछ होते हैं। केचुआ में भी आपने देखा है उतना विकसित तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत विकसित होता है। आपने देखा होगा केचुआ जो है आसानी से चल सकता है, आसानी से रेंग सकता है। एकमात्र जो जीव है अमीबा जो है वह एक कोश की जीव है, अर्थात कि उसमें केवल और केवल एक कोशिका है, एक कोशिका के अलावा उसमें दूसरी कोई कोशिका नहीं है।
आइए देखते हैं अमीबा का आकार कैसे होता है। तो ये देखिए, ये अमीबा का आकार है। अमीबा जो होता है एक कोशिकी जीव है। ये पूरा का पूरा आपका एक कोशिका है। ये एक कोशिका है। कोशिका के बीच में केंद्रक है और जलगोलिका है। यह एक मतलब एक विकसित कोशिका नहीं कह सकते हैं आप, ना विकसित जीव कह सकते हैं। अमीबा के साथ आप देख सकते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया आदि एक कोशिकीय होते हैं, जबकि केचुआ, मछली, मेढक बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसका चित्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 745 वाट, 746 वाट, 747 वाट, 748 वाट। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एक अश्वशक्ति होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया है और ये आपको पता भी होगा नॉर्मली, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इसे ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है 0.746 किलोवाट। अगर आपसे किलोवाट में पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इस प्रकार से देखें, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूक्लियन में क्या क्या होता है? न्यूक्लियन आपका मैं बता देना चाहता हूँ। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी केवल न्यूट्रॉन। मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारी कक्षा में होता है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के अंदर मौजूद कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर परिक्रमा करते रहते हैं। आप इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि इसके नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सेक्शन में होता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं होता है। जो कि इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज होता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारी कक्षा में घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए 1809 में, ऑप्शन नंबर बी 1829 में, ऑप्शन नंबर सी 1869 में और ऑप्शन नंबर डी 1913 में। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि 1869 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। ड्रोबे रायनर ने जो त्रिक नियम दिया था कब दिया था? 1829 में दिया था। और 1913 ने मौजले जो थे इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, जो कि आजकल वर्तमान समय में जो वर्तमान सारणी आप कह सकते हैं वो मोजले की सारणी हम प्रयोग करते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी इसे कहा जाता है जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मोजले की जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित, तो परमाणु क्रमांक पर। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी, तो वह आधारित थी आपके परमाणु भार पर आधारित थी। तो इस प्रकार से हमने टोटल 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थात कि आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिल्क जो होता है हमारा उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथियों, अगर इस क्लास में कहीं भी कोई भी एरर आपको दिखती है तो आप तुरंत मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि यहाँ पर आपने गलत बताया है या फिर कुछ भी गलत किया है। मैं तुरंत उसमें एक्शन लेने का प्रयास करूँगा। अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक होती है तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। हालांकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको अपनी क्लास में तो वो एकदम ट्रू फैक्ट होते हैं। मैं 2 से 3 बार उसको वेरीफाई करके ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर है, ह्यूमन से किसी प्रकार से कोई मिस्टेक हो ही जाती है कभी ना कभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मुझे भी पता चलता है कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। क्योंकि मैं अपना जो वीडियो है बार बार नहीं देखता, वीडियो आप ही देखते हैं जो देखते हैं। तो वीडियो में अगर कहीं भी कोई एरर होती है तो मैं उसे कमेंट से ही फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ कौन सी एरर है।
इस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जो भी ग्रुप डी या एनटीपीसी या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बीच शेयर ज़रूर करें। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।